हेलो दोस्तों। नमस्कार। जय हिंद टू ऑल। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे कुछ और चीज़ें जो होंगी ग्रेविटेशन से रिलेटेड, और इससे अलग जो चीज़ें हैं जो बहुत ही रोचक तरीके से आज हम ढंग से सीखेंगे। न्यूटन साहब, सर आइजैक न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन के लॉ दिया, इसके अलावा कंसेप्ट्स दिए, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर जगह अप्लाई होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे ग्रेविटेशन से हमारे कंपटीशन में या 11th के क्लास में आपसे पूछी जाएंगी। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना जो तैयारी है वो बढ़िया से कर रहे होंगे। चलिए, लेट मी अपलोड माय पीडीएफ टू यू। जस्ट अ सेकंड। देखिए, कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे। एक सेकंड दीजिएगा। ग्रेविटेशन का चैप्टर निकाल लें। जैसे से मोशन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर जिसने नहीं देखा है वो जाके एक बार ही देख लेना से। आगे चलेंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमने पढ़ी थी। चलते हैं। एक सेकंड। मोशन। ग्रेविटेशन एक तरीके का ऐसा टॉपिक है जिसमें हम देखते हैं कई सारी चीजें कि जैसे जो आकाश से बादल जब होते हैं तो बारिश होगी, और उस बारिश की बूंदें जब नीचे आती हैं जब, तो उसमें भी ग्रेविटेशन का एक फिनोमिना लगता है। इसके अलावा अगर हम और चीजें देखें, चाहे वो आपके एटमॉस्फेयर का कंसेप्ट हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंसेप्ट हो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन। ठीक है। अगर ज्वार-भाटा की बात करें, दैट मीन्स टाइडल इफेक्ट की बात करें, टाइडल वेव्स की बात करें, तो वहां पर भी आप ये देखेंगे कि जो चीजें एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है अर्थ सरफेस और हमारे चंद्रमा के बीच में, तब जाकर जो ज्वार-भाटा की कंडीशन होती है वो। ठीक है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते आप ये समझने का प्रयास करिए कि जो भी चीजें आसपास अपने हैं, तो न्यूटन साहब ने क्या कहा था कि जो भी चीजें अपने आसपास हैं उन सभी बातों पर ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करेगा। और हर जगह, चाहे वो कोई भी आपका प्लेनेट हो, कोई भी मास हो, कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो,
सारी वस्तुओं में, सारी चीजों में, सारी जगह ग्रेविटी है अदर देन द स्पेस। अगर हम स्पेस को छोड़ दें, अगर हम पूरे स्पेस को छोड़ दें, तो वहां पर अगर आप देखोगे क्या होगा, ग्रेविटी काम करेगी। आज का ये चैप्टर है ग्रेविटेशन के ऊपर। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे देखिएगा ध्यान से। ग्रेविटेशन में हम पढ़ने वाले हैं कुछ चीजों को जो बहुत ही रोचक हैं। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम क्या रहेंगे, ग्रेविटेशन है क्या। सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दैट मीन्स जैसा कि मैंने बताया, सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन के लॉ दिए थे, ग्रेविटेशन का कंसेप्ट दिया था। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे ग्रेविटेशन आया कैसे। फिर बात करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। तीसरे जो प्रक्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन रिएक्शन लॉ है, वो ग्रेविटेशन फोर्स से कैसे रिलेट करता है। ठीक है, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे इस वाली यूनिट में। ग्रेविटेशन के अलावा हम अर्थ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे और स्पेस में इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो भी टॉपिक आज कवर हो पाएगा, चाहे वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का हो, इसकी वेलोसिटी का हो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का हो, ये सारी टॉपिक हम पढ़ेंगे। इसमें और कुछ चीजें आएंगी, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, छोटे छोटे कंसेप्ट और हैं जैसे मास और वेट क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ बाय यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कुछ कंसेप्ट्स होंगे जो उसके फॉर्मूले को हम जानेंगे, चीजें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। और बातें करेंगे कि एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद एल्टीट्यूड। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कंसेप्ट कनेक्शन वहां पे रहेगा आपका। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स इस वाले लेक्चर को अगर पढ़ लेंगे पूरा, ठीक है, तो वहां पे हमने मेजर कंसेप्ट्स क्या थे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, मास ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, उसका मेजरमेंट पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट की वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट जैसे जैसे बढ़ती है तो वेरिएशन ऑफ जी कैसे होता है, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैसे है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इससे एक जो बच्चे हैं यहाँ पे साथी हैं हमारे, उनको क्या क्या चीजें मालूम पड़ेंगी, प्लेनेट ऑफ मून, प्लेनेट जो भी हैं चाहे वो मून हो, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्लेनेट्स में कैसे काम करता है। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो, कोई भी दूसरी सैटेलाइट हो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो, तो वहां पर इन चीजों को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, चाहे वो कोई भी चीजें हो। ठीक है, चलिए, ओके, सो वी विल कंटिन्यू टुडे। दिखेगा, the first man who come out with the idea of gravitation was Isaac Newton. In 1665 evening, he was trying to solve the mystery why planet revolve around the sun. एक, जैसा कि आपने कई सारी किताबों में पढ़ा कि सर आइजैक न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्होंने 1665 की बच्चों बात है ये, वहां पर सडनली क्या होता है, एप्पल एक नीचे आके गिरता है। ठीक है, कोई कोई कहेगा कि एप्पल उनके सर पे गिरा था या एप्पल उनके कहीं और गिरा था, तो एप्पल उनके सर पे नहीं गिरा था, एप्पल बच्चों उनके आगे गिरा था। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ये पाया कि ये एप्पल सडनली नीचे ही क्यों आया, वाई दिस एप्पल केम डाउनवर्ड, ओके, वाई द एप्पल इज नॉट गोइंग अपवर्ड। So this idea of gravity flashes in his mind. Okay, तो वहां से इनको ये पता चला कि
ग्रेविटी कुछ है जो उस पर लग रही है, दैट्स वाई द एप्पल इज कमिंग इन डाउन डायरेक्शन। ओके, सो बाद में फिर इसी ग्रेविटी को लेकर उन्होंने ये भी बताया कि सूरज है चाहे चंद्रमा है, ये अर्थ के अराउंड कैसे रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट्स को लेकर आए। क्लियर है बात? चलिए, तो ग्रेविटी की हिस्ट्री अगर हम देखें तो 1665 से हमें ये पता चलता है कि ग्रेविटी आई थी। अब बात करेंगे कि फोर्सेस ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? Force of gravitation is basically what? The attractive force. Gravitation is basically an attractive force, एक खींचने वाला फोर्स है अपनी ओर, आकर्षण करने वाला फोर्स है। आकर्षित करने वाला, दो वस्तुएं होंगी, उनको उनके आपस में एक फोर्स लगता है, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर आप देखो तो बहुत सारी चीजों पर ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है। जैसे प्लैनेट्स हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पृथ्वी के आसपास, कोई भी चीजें हैं, वो सभी की सभी ग्रेविटेशन पुल के द्वारा खींची जाएंगी। बात समझ रहे हैं? चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि न्यूटन का एक स्टेटमेंट था कि एवरीबडी इन द यूनिवर्स, एवरीबडी मीन्स एवरीथिंग और एवरीवन, कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी, वो जो भी वस्तु वहां पे रहेगी, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब पृथ्वी तो है ही, पृथ्वी के साथ साथ कई सारी यूनिवर्स में घूम रही चीजें भी हैं। तो इट अट्रैक्ट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, बॉडी मीन्स मास, कोई भी वस्तु, which is with a force which is attractive force and it is directly proportional to the product of their masses। यानी कि जो भी दो वस्तुएं एक दूसरे को खींच रही हैं, सपोज दैट यहाँ पे जो दिखाया गया है उसको देखेंगे कि अगर कोई दो मास आपने मान लिए m1 और m2, m2 m1 और m2, जो एक सर्टेन डिस्टेंस d से, ध्यान दीजिएगा, d से क्या है, सेपरेटेड है, तो वहां पर एक गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, एफ जी काम करेगा, और यह एफ जी बच्चों प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। क्लियर है बात? चलिए, सारी चीजें क्लियर होंगी, ध्यान दीजिए। यहाँ पे बताया गया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में कहीं पर भी हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं वो किसी एक डिस्टेंस मतलब दूरी, कुछ दूरी पर रखी हुई है, तो पहली ऑब्जेक्ट दूसरे को अट्रैक्ट करेगी और दूसरी ऑब्जेक्ट पहले को अट्रैक्ट करेगी। इसको समझने का प्रयास करेंगे तो एक एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि आप दो दोस्त एक ही क्लास में हो, क्या हो, दो दोस्त एक ही क्लास में हो, तो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, यानी कि दोनों के बीच में जो दोस्ती होगी वो गहरी होगी। कैसे? अगर आप एक ही क्लास में हो तो रोज एक ही सेक्शन में एक ही क्लास में बैठेंगे, आपके बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कम होगी। जब दूरी कम होगी तो फोर्स बढ़ेगा। दैट मीन्स ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि मास, मास का प्रोडक्ट, यानी कि दो मास हैं, दो मास हैं, उनका अगर हम प्रोपोर्शनल देखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्टेंस के। बातें समझो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे मासेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे डिस्टेंस के, जैसा कि यहाँ दिखाया गया। तो यहाँ जैसे जैसे हम मास को बढ़ाएंगे बच्चों, जैसे जैसे मास को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि
पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो अगर एक बढ़ या घट रही होगी तो वो भी बढ़ या घट जाएगी। बात समझ रहे हैं? चलिए, यही को इसी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। वहां पे अगर दो दोस्त आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं, साथ में रहते हैं, डिस्टेंस कम रहती है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम रहेगी वैसे वैसे फोर्स बढ़ जाएगा, घनिष्ठता यानी कि आपकी फ्रेंडशिप बढ़ जाएगी। क्लियर है? समझ आ रही होंगी बातें। अगर इसी को दूसरे भाव में हम कहें, अगर जो दोस्त दूसरा वाला दोस्त है, अगर आपसे कहीं दूसरी जगह उसके पापा की पोस्टिंग हो गई है, तो डिस्टेंस बढ़ जाए, क्या होगा बच्चों? डिस्टेंस बढ़ जाएगी। और डिस्टेंस बढ़ेगी तो कभी कभी मिलना होगा, कभी कभी जब वो घर में छुट्टी में आएगा तो वहां पे आपको मिल पाएगा। तो ऐसे केसेस में आपका जो बॉन्डिंग है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोस्ती का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होगा? वो भी कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई। तो ऐसे चीजों में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम करता है। चलिए देखिए, अच्छा, इन बातों को समझेंगे। अगर मास का प्रोडक्ट यानी कि मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा। बातें समझ पाए? अगर मास कम है यानी कि मास की वैल्यू कम है तो फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है? तो इस बात को समझिए, ये दो अलग अलग इक्वेशन है। एफ प्रोपोर्शनल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो आप देखोगे कि थर्ड इक्वेशन इस तरीके से बनेगा, m1 m2/d²। डी इज द डिस्टेंस है। अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलता है बच्चों। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलता है जो होता है जी। क्या होता है? कैपिटल जी होता है। कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूजीसी, जिसकी जो फिक्स रहता है, जो चेंज नहीं होता, क्योंकि ये जो आप जितने भी कांस्टेंट होते हैं, जितने भी कांस्टेंट होते हैं, चाहे वो यूजीसी हो, चाहे आपका कुछ भी हो, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? उनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती, बदलती नहीं है। जैसा आप देखते हैं स्मॉल जी एल्टीट्यूड के बढ़ने पर या घटने पर घट बढ़ जाता है, वहां पे ये नहीं बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? चलिए देखिए, इसकी वैल्यू अगर हम बात करें तो वैल्यू जो होगी वो होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। पर किलोग्राम स्क्वायर कह लें या केजी इनवर्स 2 कह लें। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जी जी जो है, कैपिटल जी, ये कभी भी किसी भी फैक्टर पे इंटरडिपेंडेंट नहीं है बच्चों। और ग्रेविटेशन का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा वो क्या है? इट इज द बेसिक फॉर्मूला, इट इज द मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन, विच इज एफ इज इक्वल टू जी, कैपिटल जी, m1 m2 डिवाइडेड बाई d² या r²। कहीं कहीं आपको d² की जगह क्या मिलेगा बच्चों? r² मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्थ अर्थ जो है, अर्थ के रिस्पेक्ट में चीजें दिखाई गई हैं। कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए अर्थ से आर डिस्टेंस पर, यहाँ देखिएगा, अर्थ से आर डिस्टेंस पर आपको क्या रखा है? एक ऑब्जेक्ट रखी है। क्लियर है? एक ऑब्जेक्ट आर डिस्टेंस पर रखी है यहाँ पे। तो अर्थ जो है उसका एम ई ले लेंगे, अर्थ को मान लेंगे, मास ऑफ अर्थ को मानेंगे एम ई, और दूसरा मास स्मॉल एम मान लेंगे। तो यहाँ पर आर डिस्टेंस है। इस केस में अगर हम देखेंगे, इस केस में बच्चों देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी कैपिटल जी, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m/r²। ओके, सो वहां पे आपका क्या काम करेगा? यहाँ ग्रेविटी काम करेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या सिंपली हम ग्रेविटी कह देते हैं। यहाँ पे देखो लिखा भी है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ आया?
अच्छा, इसका कंपैरिजन हम करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। किससे करेंगे? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। हम मान लेते हैं कि दो मासेस हैं m1 और m2। दो मासेस m1 और m2 हैं जो F फोर्स लगा रहे हैं। F फोर्स m2 m1 को अट्रैक्ट करता है with a force and same magnitude of F but in opposite direction। होता क्या है, यहाँ पे एक और बात समझेंगे कि अगर इस मामले में हम देखें, इस मामले में अगर हम इस मामले में देखें तो हमें मालूम चलता है, एक सेकेंड, हमें ये मालूम चलता है कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो एफ एफ टू होगा। एफ टू यानी कि m2 जो लगाएगा m1 पर, वो f2 फोर्स लगाएगा और इस डायरेक्शन में f1 होगा, क्योंकि m1 जो फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है। ठीक है, तो f1 जो उसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड m2, m1 का जो डायरेक्शन होगा f1 का वो m2 टुवर्ड होगा, लेकिन जो m2 एक्सर्ट करेगा m1 पर वो होगा f2। तो ये क्या है, ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट हैं बट दे आर सेम इन नेचर, देयर मैग्नीट्यूड आर सेम इन नेचर। क्लियर बात? क्लियर है? चलिए, ठीक है, देखते हैं। तो वही चीज ये कह रहा था कि दो फोर्सेस लगेंगे, दो फोर्सेस लगेंगे जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, द एक्शन एंड रिएक्शन, यहाँ पे आप मान सकते हो कि एक फोर्स जो है वो एक्शनल फोर्स है और दूसरा फोर्स जो रिएक्शनल फोर्स है और जो ग्रेविटेशन के कारण लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दिस इज कंसिस्टेंस विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड इट ओबेज देम। ठीक है, न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ आप पढ़े होंगे, न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, वहां पर भी ये चीज काम करती है। तो अगर आप देखेंगे तो वही चीजें यहाँ पे बताया गया है, वही चीजों को हमने यहाँ पे दर्शाया है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट देख रहे हैं, बाद में इसके एग्जाम्पल्स भी करेंगे जब हमें चीजें समझ में आने लगेंगी, समझ में चीजें हम फॉर्मूले पढ़ लेंगे सभी चीजें, तो वहां से हम फिर क्या निकालेंगे, हम न्यूमेरिकल्स निकालेंगे। ठीक है, आज हम कुछ डेरिवेशंस भी करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम ग्रेविटेशन फील्ड को देखते हैं, क्या है ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटेशन फील्ड को समझेंगे। According to the Newton's law of gravitation, the gravitation force between the body of mass m and the earth is given by this। वही फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप ये पाओगे, जब भी कोई बॉडी अंडर द ग्रेविटेशन फील्ड अपना फोर्स एक्सर्ट करती है तो वहां पर वेट ऑफ द बॉडी काम करता है। वेट ऑफ द बॉडी हमेशा डाउनवर्ड लगता है, जो होता है m/g, m/g। ये कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर हम मास ऑफ अर्थ को me मान लें और वहां पे रेडियस r मान लें, तो डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द अर्थ इट इज कॉल्ड r। ठीक है, ये एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, जैसा कि आप 8th में पढ़ते हो, 9th में पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि अर्थ के डाउन टुवार्ड, अर्थ के टुवार्ड एक फोर्स काम करता है जिसको आप कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स। तो यहाँ कुछ चीजें ज्यादा थ्योरी लिखा है, लेकिन आप ये समझिए ग्रेविटेशन फील्ड क्या है। ग्रेविटेशन फील्ड एक दायरा है जिस दायरे में ग्रेविटी काम करती है, अर्थ की ग्रेविटी काम करती है। जैसे ब्लू डॉट से ये दिखाया गया है, अर्थ के चारों तरफ वैसा एरिया जो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को दर्शाता है। सपोज दैट आपके पास क्या है कि आपके पास एक रिमोट सेंसिंग डिवाइस है।
रिमोट सेंसिंग डिवाइस सपोज दैट कार है, वो कार रिमोट से अनलॉक हो जाती है और इस दायरे में कार खड़ी है। अगर आप इस दायरे से बाहर निकल जाते हो, यहाँ सपोज दैट ए पॉइंट पे आ जाते हो, तो ए पॉइंट पे अगर आप आएंगे तो यहाँ से अगर रिमोट दबाएंगे तो कार अनलॉक या लॉक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप जो जो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या हम कहें कि सेंसिंग एरिया है, वहां से आप बाहर आ चुके। क्लियर है? इसी चीज को आप बड़ी मात्रा में बड़ी क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि एस्केप वेलोसिटी। अभी हम इस पे भी चर्चा करेंगे। एस्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन जो वेग होता है, उसमें अगर किसी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंक देते हैं तो वह फिर ग्रेविटेशन पुल में नहीं आती है, ग्रेविटेशन ऑर्बिट में नहीं आती। ठीक है, चलिए एक और बात, कि जितनी भी लेयर ऑफ अर्थ हैं, लेयर ऑफ अर्थ का मतलब लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ हैं, ये 5 एक्सोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, है ना, ये सारी जितने भी वायुमंडलीय दबाव के कारण वहां पे रहते हैं, ये सभी जो चीजें हैं वो ग्रेविटेशन के कारण है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे, एक और बात समझो, यहाँ पे हम बात करेंगे कि कुछ और कंसेप्ट्स हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशन है क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि एक ऐसा एरिया जहां पर ग्रेविटेशन पुल काम करता है। क्या काम करता है? ग्रेविटेशन पुल काम करता है। तो उस एरिया को हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। एट एनी प्लेस इट्स वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ जी एट दैट पॉइंट। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए यहाँ एक और बात समझें कि स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि ये एक्सीलरेशन है और इसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगी बच्चों? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। क्लियर? अब बात करेंगे मास क्या है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। मास ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। मतलब कितना उसमें मैटर है, ठीक है, उसमें कितना मैटर है किसी भी बॉडी में, वो है उसका मास होता है। और मास एक स्केलर क्वांटिटी है, ये कभी भी किसी भी परिस्थिति में बदलती नहीं है। इट रिमेन्स द सेम। क्लियर? वेट बदल सकता है, वेट बच्चों बदलेगा, बट मास कभी भी नहीं बदलेगा क्योंकि मास कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ हम अगर इन दोनों बातों को देखें तो कंपैरिजन करेंगे मास ऑफ अर्थ का, मास ऑफ अर्थ का यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे। एक और बात समझिए कि F इज इक्वल्स टू, हमने लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है एम ए होता है, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से यही फॉर्मूला बदलकर एम जी हो जाता है बच्चों। तो F इज इक्वल्स टू एम जी को कंपेयर करेंगे हम इससे, ग्रेविटेशन फॉर्मूले से, इस वाले ग्रेविटेशन फॉर्मूले से जब आप F इज इक्वल टू एम जी को कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको बच्चों मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक नया फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ देखिए, एफ इज इक्वल टू एम जी, इसको अगर बी मानते हैं, और एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम एम ई, एम कैपिटल एम ई इज द मास ऑफ अर्थ एंड कैपिटल आर स्क्वायर, सो आर इज द डिस्टेंस। सो यहाँ पे अगर दोनों को कंपेयर करते हैं, एम जी इज इक्वल टू जी कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। सो अगर आप ये देखोगे तो यहाँ से एम और एम कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे जो चीज बचेगी वो बचेगी जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। सो इन द केस ऑफ फ्री फॉल, इन द केस ऑफ फ्री फॉल आप देखते हो कि तीन ही फैक्टर काम करते हैं।
तीन ही फैक्टर काम करते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी, कैपिटल जी यूजीसी दैट इज, एंड आर इज द सेपरेशन, आर इज द सेपरेशन। सो वहां पे एम यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट काम नहीं करता है, इस वजह से वेटलेसनेस आ जाती है, ठीक है, भारहीनता आ जाती है। क्या आ जाती है? आप ये समझो कि आपकी जो भी ऑब्जेक्ट गिरेगा सडनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जैसे कुएं की रस्सी में आप कुएं की बाल्टी, कुएं से एक पानी निकालते हो ना, पानी निकालने के दौरान अगर सपोज दैट सडनली आपकी जो रस्सी है जो टूट जाती है, तो वहां पे एक झटके से जो भी पानी भरा होगा वो सडनली कुएं में जाके गिर जाएगा। ऐसे ही दूसरी बात अगर हम बोलें तो वहां पे आप देखते हो कि लिफ्ट में अचानक से लिफ्ट जब खराब होगी तो लिफ्ट सडनली एकदम बहुत ही हाई स्पीड से नीचे आती है। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे केसेस में हम क्या काम करेगा, एक ग्रेविटेशन का काम करेगा, ग्रेविटेशन का कंसेप्ट काम करेगा, जिसको हम कहते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी। और जितनी भी फ्री फॉलिंग बॉडी होंगी वो सारी की सारी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर काम करती है। सपोज दैट एक हाइट से जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आती है, जिस पे हम एयर का रेजिस्टेंस अगर नेग्लेक्ट कर दें, तो वहां पर हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है। क्लियर है बात? समझ पाए? चलिए, ठीक है, ओके। सो ये कंसेप्ट समझ आया? ठीक है। अगर हम बच्चों इसमें एक और बात समझिए कि अगर हम इसमें सारी वैल्यू पुट कर दें, जैसे इस वाले फॉर्मूले दैट इज एम ई इज इक्वल टू आर स्क्वायर जी, कैपिटल जी डिवाइडेड में है, अगर हम इसमें सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं, स्मॉल जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं जनरल में, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, दैट इज, अगर हम कैपिटल जी, जो कैपिटल जी की वैल्यू अभी अभी बताया था 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने पर आप पाओगे कि मास ऑफ अर्थ कितना है, मास ऑफ अर्थ जो है वो है 6 इंटू 10⁻24, जो यहाँ गलती से उन्होंने लिखा नहीं। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, अब बात आती है, अब बात आती है कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो स्मॉल जी, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड काम कर, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड काम करती है। देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे बच्चों हम ऊपर जाते हैं अब द अर्थ सरफेस, जब हम ऊपर जाते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्मॉल जी काम करती है। देखो ध्यान से समझना, जैसे एक अर्थ का हम रफ फिगर बना लेते हैं, यहाँ पर पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, और नीचे बीच में क्या है, इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। ठीक, तो नॉर्थ पोल में ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, वो क्या है, वो मैक्सिमम रहता है, वो मैक्सिमम रहता है। ऐसा ही मतलब एसपी में रहेगा, साउथ पोल में रहेगा। और यहाँ पे अगर हम जैसे जैसे टुवार्ड द इक्वेटोरियल लाइन आएंगे, भूमध्य रेखा के करीब आते जाएंगे, तो ग्रेविटेशन कम लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निग्लिजिबल हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? चलिए, इतनी बातें क्लियर हुई। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तब भी कम होगा, भूमध्य रेखा में जाएंगे तो जीरो होगा, और जब हम पोल्स पर जाएंगे तो मैक्सिमम होगा। क्लियर है? क्लियर है बातें? चलिए, यहाँ कुछ चीजें आप देखना अपने हिसाब से, कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़े जा रहा हूँ।
डज एन एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ टुवर्ड इट, ये आप बताएंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, 1 न्यूटन फोर्स क्या है, अट्रैक्ट करेगा एप्पल को, तो क्या कंडीशंस रहेंगी। फिर माउंटेन्स पर किस तरीके से ग्रेविटेशन काम करता है, ठीक है, और वहां पे किस तरीके से ग्रेविटी काम करेगी, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे आप देखो तो कुछ चीजें हैं जो इसके अलग विपरीत दिशा में होंगी, जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को आप देखोगे तो ये बेसिकली बहुत इनको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कह सकते हैं। इनको हम बच्चों आर्टिफिशियल सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कह सकते हैं। और ये सैटेलाइट बेसिकली अर्थ सरफेस के ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हैं। और इनकी जो रेडियस है, याद रखिएगा, इनकी रेडियस 3600 3600 किलोमीटर, ठीक है। इनकी इस रेडियस में ये कोई भी सैटेलाइट होगी, कोई भी पीएसएलवी या जीएसएलवी सैटेलाइट को जब हम स्थापित करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, तो जैसे मौसम विज्ञान वाले लोग होते हैं, मेट्रोलॉजिकल होगा या कोई भी चीज होगी, ठीक है, हमारे जितने भी टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं वो सभी इसी फिनोमिना पे काम करते हैं, क्लियर है बात। एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, दैट इज प्लैनेट, इज कॉल्ड सैटेलाइट। सैटेलाइट है क्या, सैटेलाइट बच्चों प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करने वाली एक एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है, या हम कहें कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सो मून इज ऑल्सो अ नेचुरल सैटेलाइट, क्लियर है। जितने भी वहां पे उपग्रह होंगे वो होंगे। सैटेलाइट्स हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट्स इनटू स्पेस, क्लियर बात, समझ आए। साइंटिस्ट, सॉरी सैटेलाइट नहीं होगा, साइंटिस्ट होगा। वहां जब हम काम करेंगे तो यहाँ देखिए मैंने क्या कहा था कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है। ये सैटेलाइट कैसी होती हैं, भू हिंदी अभी देखो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, यहाँ काम करती हैं। तो साइंटिस्ट जब भी कोई चीज स्पेस में भेजते हैं तो वहां पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट मदद करती हैं। मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ, आर यूज्ड बाय फॉर टेलीकम्युनिकेशन पर्पस, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यहाँ पे काम करेंगे, क्लियर है। यहाँ देखिए, ये जो एच होगी या ये जो आर होगी, वो आर कितनी होगी, 3600 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर, क्लियर बात। अब यहाँ आप देखेंगे कि large number of artificial satellites have been launched in different orbits around the sun। वहां पे 24 घंटे में ये अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती हैं, बात समझ रहे हो। यहाँ पे 24 घंटे में दिन और रात होते हैं, ऐसे ही ये ऑर्बिट भी अपना एक चक्कर पूरा कर लेती हैं, समझ रहे हैं। तो जितने भी डिश और एंटीनाज होंगे, जितने भी आपके जो इंफॉर्मेशनल सैटेलाइट्स होंगे, वो सभी इसी पर काम करेंगे। ग्रेविटेशन पुल के अंदर ही आता है ये, क्लियर है बात। ये बच्चों ग्रेविटेशन पुल के अंदर ही आता है। अच्छा, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट टू टू इजेक्ट फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, जिसकी हमने बात करी थी, पलायन वेग, या इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी वह न्यूनतम वेग है, वह मिनिमम वेलोसिटी है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी की सतह को पार कर जाता है, या हम कहें ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ को पार कर जाएगा, इजेक्ट कर जाएगा, फिर वह वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा, ठीक है। एक कहानी हमारे वेदों से मिलती है कि राजा त्रिशंकु जिन्होंने ये हट किया और एक यज्ञ किया कि हम सदैह स्वर्ग जाएंगे। कहाँ जाएंगे बच्चों, सदैह स्वर्ग जाएंगे। वैसे तो जब कोई इंसान
आप जानते हैं कि देहावास हो जाता है तो वो ऊपर चला जाता है, दैट मीन्स स्वर्ग चला जाता है। लेकिन त्रिशंकु राजा जो थे वो स्वर्ग जाने के लालायित थे, तो वो भी जब वशिष्ठ से आए कि हमें यज्ञ करना है, हम ऊपर जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो नीति विरुद्ध था। अब यहाँ जब विश्वामित्र के पास आए तो विश्वामित्र जी ने उनको एक यज्ञ किया जो बहुत ही पावरफुल यज्ञ था। तो उन्होंने जब अपने तपोबल से अपने मंत्रोच्चारण के द्वारा जैसे त्रिशंकु राजा को ऊपर भेजा, तो वह इंद्र लोग जब पहुंचे हैं, स्वर्ग लोग पहुंचे हैं, तो स्वर्ग लोक में उनकी एंट्री नहीं हुई, तो वो नीचे भेज दिए गए, नीचे फेंक दिए गए। बट जो पावरफुल हाइम्स थे, जो मंत्र थे, मंत्रास थे, तो वो मंत्र उनको ऊपर की ओर भेज रहे, लेकिन इंद्र भगवान उनको नीचे की ओर भेज रहे थे। तो ये बीच में लटक गए त्रिशंकु राजा, ना ऊपर जा पाए ना नीचे जा पाए। तो स्पेस में आप जानते हो, ये स्पेस में लटक गए। और स्पेस में आप जानते हो कि कोई भी ग्रेविटी नहीं होती। स्पेस की ग्रेविटी बच्चों कैपिटल, जो स्पेस की ग्रेविटी होगी वो जीरो होगी, क्योंकि वहां पर कोई भी एयर ही नहीं है। तो इसी कारण से जी भी जो है वो जीरो रहता है। ठीक है, चलिए, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो ग्रेविटेशन से रिलेटेड थी। बातें क्लियर हुई? आज के लेक्चर में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी हैं। सबसे पहली चीज हमने डिस्कस करी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अलावा हमने पढ़ा कि ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी क्या है, और ये ग्रेविटी कहाँ कहाँ काम करती है, कहाँ कहाँ काम करती है। इसके अलावा हमने पढ़ा फ्री फॉल क्या है, फ्री फॉल क्या है। फ्री फॉल के अलावा हमने कई सारी चीजें डिस्कस करी। हमने कंपेयर करा ग्रेविटेशन के फॉर्मूले और वेट के फॉर्मूले को, तो हमें मालूम चला कि स्मॉल जी जो है वो स्मॉल जी, कैपिटल जी और स्मॉल आर स्क्वायर जो है, तीन फैक्टर्स काम करते हैं फ्री फॉल के अंदर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट काम नहीं करता। ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी हमने कंपेयर करा, इनवर्स स्क्वायर लॉ सीखा, ग्रेविटेशन फील्ड सीखा। ठीक है, ग्रेविटेशन फील्ड के कई सारे और एसेप्ट सीखे, वेरिएशन ऑफ जी सीखा। ठीक है, वेरिएशन ऑफ जी के बाद हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वर्किंग देखी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के एप्लीकेशंस देखे। उसके अलावा हमने कई सारी चीजें यहाँ पे और देखी। अब जो रह गई हैं चीजें वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, समराइज करते हैं इसको। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट कोई भी चीजें, जो दो चीजें होंगी वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कभी भी रिपल्सिव नेचर नहीं होगा, याद रखिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, कभी भी रिपल्सिव नहीं होगा। जैसा कि कूलम्स लॉ में दिखाया गया है कि चार्जेस जो स्टेशनरी होते हैं वो भी आर डिस्टेंस के अपार्ट रखे जाते हैं, बट दे कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। बट ग्रेविटेशन के केस में आप देखोगे कि ये दोनों अट्रैक्टिव ही है। ठीक है, एक सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। बात समझ रहे हैं? इन बातों का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े। फॉर्मूलेस में हमने पढ़ा एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर होता है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। इसमें हम मास ऑफ अर्थ भी निकाल सकते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है वी ओ, दैट इज वेलोसिटी ऑर्बिटल, इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच इन ब्रैकेट आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस एच, कैपिटल आर प्लस एच। तो यहाँ पे हम कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े जाएंगे जो आप बताएंगे। ठीक है, अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेनिसेस एट, कहाँ पे वेनिश करेगा? दूसरा क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, डिक्रीज इन एल्टीट्यूड। अगर हम इन तीनों बातों को देखें तो कौन सा सही होगा? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस और हैं
जो आप स्क्रीनशॉट करके मुझे कल दिखाएंगे और हम इस पे डिस्कशन भी करें, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाई डू अट्रैक्ट, व्हाई डू अर्थ अट्रैक्ट और अर्थ अट्रैक्ट यू, क्लियर है। व्हाट इज द फील्ड फोर्स, या हम कहें ग्रेविटेशन फील्ड क्या है, क्लियर। ऑन व्हाट फैक्टर्स द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट डिपेंड्स, इन बातों को आप समझिएगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, इन सभी चीजों को कल हम अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। कोई भी समस्या है, कोई भी सुझाव है, तो कमेंट सेक्शन में आप बेधड़क लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो आप कमेंट करिएगा, और कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है वो भी कमेंट। मिलते हैं, धन्यवाद। जय हिंद टू ऑल, नमस्कार।